नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, राजस्थान सीएचओ, बिहार सीएचओ, उत्तर प्रदेश सीएचओ के लिए इम्पॉर्टेंट हमारी तरफ से सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन की पॉइंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सीएचएन के काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं और इसके अंदर से डेफिनेटली सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले की पॉइंट का फिजिकल, मेंटल और सोशल डायमेंशंस होते हैं किसके, हेल्थ के। दोस्तों, हेल्थ जो होती है उसके डायमेंशंस होते हैं, जो कि आपके कौन से होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल। 3 प्रकार के डायमेंशंस होते हैं किसके, हेल्थ के। ये सवाल आपसे पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं HIV पर्सन ब्लड इज क्लीन विथ 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड HIV कंटामिनेट सरफेस क्लीन बाय 5%। दोस्तों, HIV के जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो ब्लड कंटेंट्स होते हैं, ब्लड स्पिल्स होते हैं, उसको 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के माध्यम से साफ़ किया जाता है। और बात करें HIV कंटामिनेट सरफेस एरिया, ऐसी सरफेस जो कि HIV ह्यूमन इनोवायरस से क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, कंटामिनेट हो चुकी है, उसको क्लीन करने के लिए 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इन इंसिनरेशन। दोस्तों, हॉस्पिटल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो और सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी कचरे को नष्ट करने का, ठीक है, डिस्पोज करने का, वो कौन सा होता है, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब होता है बिल्कुल जलाकर क्या कर देना, नष्ट कर देना, जो कि हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी अच्छा मेथड माना जाता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल का। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की पॉइंट की, एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, discarded blood bag, expired and discarded medicine, cytotoxic drugs, all items are contaminated with blood discarded by yellow bag। दोस्तों, आपके BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर येलो कलर का जो डस्टबिन रहता है उसके अंदर सभी प्रकार के एनाटॉमिकल वेस्ट, जिसके अंदर आपके ब्लड, बॉडी प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, बॉडी के ऑर्गन्स आते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट जो आते हैं उनको डाला जाता है। साथ में सॉइल्ड वेस्ट जो होते हैं उनको डाला जाता है। ब्लड बैग जो होता है उसको भी किस में डालते हैं आप, येलो कलर के डस्टबिन में डालते हैं। एक्सपायर मेडिसिन या फिर डिस्कार्डेड मेडिसिन जो होती है उनको भी येलो कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। ऐसी वैक्सीन जो कि साइटोटॉक्सिक ड्रग है, ऐसी दवाएं जो कि साइटोटॉक्सिक है, उनको भी येलो कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। और ब्लड से कंटामिनेटेड कोई भी चीज़ें हैं उनको क्या डाला जाता है, येलो बैग में डाला जाता है, यानी कि येलो कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। अब बात करते हैं कि जो वाइट पंचर प्रूफ बैग होता है उसके अंदर किसको डाला जाता है, नीडल्स, स्काल्पल्स, यानी कि ब्लेड्स, स्काल्पल्स, नीडल और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत ही शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, उनको वाइट पंचर प्रूफ बैग में डाला जाता है या फिर वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में डाला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्लास आइटम्स। ग्लास के जो भी आइटम होते हैं, एम्पूल हुआ, वाइल हुआ, मेटेलिक बॉडी, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई मेटल इम्प्लांट है उसको किस में डाला जाता है, ब्लू कलर के डस्टबिन है, ब्लू कलर के जो भी डिस्कार्डेड बॉक्स है उसमें डाला जाता है। किसको, ग्लास के जो भी आइटम होंगे, या फिर एम्पूल हो गया, वाइल हो गया, या फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई मेटेलिक बॉडी का इम्प्लांट डला हुआ है, मेटल से बना हुआ, उसको भी ब्लू कलर के जो भी डस्टबिन है या फिर ब्लू कलर का डिस्कार्डेड बैग है उसके अंदर डाला जाता है, अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के अनुसार। अब बात करते हैं रबर से बना हुआ आइटम, जैसे कि बात की जाए ट्यूब, सिरिंज विदाउट निडल, यूरिन के बैग्स, उनको सबको रेड कलर के बैग में डाला जाता है, यानी कि रेड कलर के डस्टबिन में किसको डाला जाता है, जो भी आपके प्लास्टिक से बने हुए डिस्कार्डेड आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनको डाला जाता है आपके रेड कलर के बैग में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ऐसे वेस्ट जो कि नॉन इन्फेक्शियस है, जो कि इन्फेक्शन नहीं फैलाते हैं, जैसे कि बात की जाए पेपर, मेडिसिन का कोई रैपर हुआ, फ्रूट हुआ, वेजिटेबल हुआ, डिस्कार्डेड और ब्लैक कलर के जो भी डस्टबिन होते हैं उनके अंदर नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट को डाला जाता है, यह कि नॉर्मल या फिर साधारण कचरा जो होता है उसको ब्लैक कलर के डस्टबिन में डाला जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो होता है एक प्रकार से हॉस्पिटल के अंदर पाया जाता है, जो कि आपके जो कंटामिनेटेड आर्टिकल्स होते हैं उनको क्या करने के लिए, स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन के लिए काम में लिया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंदर ऑटोक्लेव भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ऑटोक्लेव जो होता है उसका तापमान 121 डिग्री सेल्सियस से 121 डिग्री सेल्सियस रखना है आपको, 30 मिनट तक रखना है। और इसके अंदर जो भी है 15
लीबिया जो भी है 15 जो LBS का जो प्रेशर है वो डाला जाता है किसके अंदर, ऑटोक्लेव के अंदर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग्स, मतलब कि आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, क्लिनिकल केसेस फ्लोटिंग आइसबर्ग फिनोमिना आपने पढ़ा होगा दोस्तों। उसके अंदर एक पहाड़, अगर जो भी आप जब भी आप अंटार्कटिका ओशन में जब भी देखा होगा आपने, जो भी बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं, बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनका जो टिप होता है वो पानी से ऊपर रहता है और काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो होता है पानी के नीचे रहता है, जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से फ्लोटिंग टिप जो होता है, जो कि आपको फ्लोट कर रहा है, जो है ना, वो होता है फिर क्लिनिकल केसेस। ऐसे केसेस जो आपको सामने से देखने को नज़र आ रहे हैं, व्यक्ति को देखने से नज़र आ जाते हैं, उनको कहा जाता है फ्लोटिंग टिप, ठीक है। उनको कहा जाता है आपका डायग्नोस्ड केस या फिर सिम्टोमेटिक केस, ठीक है। और ऐसे केसेस जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी डायग्नोसिस कराना पड़ता है, एक्सरे कराना पड़ता है, कोई मेडिकल इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है, उन केसेस को कहा जाता है अनडायग्नोस्ड केसेस, जो कि सबमर्ज्ड आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सबमर्ज पोर्शन के बारे में। मैंने आपको बता दिया था कि सबमर्ज पोर्शन जो होते हैं वो पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है जो कि प्री सिम्टोमेटिक होता है या फिर अनडायग्नोस्ड केस होता है। ऐसे केसेस जो आपको दिखाई नहीं पड़ते, जिसके अंदर आपको किसी भी डायग्नोसिस की, कोई भी चेकअप की सहायता या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन की सहायता लेनी पड़ती है, उनको कहा जाता है अनडायग्नोस्ड केसेस, जिनको सबमर्ज फिनोमेना के अंदर लिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इंक्यूबेशन means time interval between the entry of disease agent to the appearance of the first sign and symptoms। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वो बॉडी के अंदर एंट्री करता है तब से लेकर, और जब वो एक स्पेशल बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स पैदा करता है, ठीक है, उसके बीच का जो समय होता है वो कहलाता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि एक ऐसा पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर एंट्री लेता है तब से लेकर बीमारी के जो साइन एंड सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है, उसके बीच का जो समय होता है वो कहता है दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रिवेंट अकरेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन, मास एजुकेशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कम्स इन द प्राइमोडियल प्रिवेंशन। दोस्तों आपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर पढ़ा होगा। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर पहला जो प्रिवेंशन आता है वो कहलाता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। प्रीमोडियल प्रिवेंशन जो होता है उसके अंदर क्या चीज़ें आती है, अगर आप बीमारी को होने वाले रिस्क फैक्टर्स, ऐसे रिस्क फैक्टर, ऐसे कारक जो कि बीमारी को उत्पन्न करते हैं, उनको ही अगर आप रोक दें, या फिर व्यक्ति को हेल्थ एजुकेशन दें, या फिर आप बड़े मास एजुकेशन दें, या फिर आप किसी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ऐसे जो प्रिवेंशन होते हैं वो कहलाते हैं आपके प्राइमोडियल प्रिवेंशन, जो कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन का सबसे पहला कार्य होता है, या सबसे पहला प्रिवेंशन कहलाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम किसके बारे में, प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में। पहले हमने बात की थी प्रीमोडियल प्रिवेंशन की, अब हम बात करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन की। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है दोस्तों, आप अगर किसी व्यक्ति को हेल्थ का प्रमोट कर रहे हैं, या फिर आप किसी आपके आसपास के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर आप किसी को न्यूट्रिशन के बारे में सलाह दे रहे हैं, या फिर बात कर रहे हैं आप लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति को आप क्या कर लगा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन या फिर कोई टीका लगा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, इम्यूनाइजेशन हुआ, आइसोलेशन हुआ, कम्युनिकेबल डिसीज से बचाव के लिए, या फिर आप किसी महिला को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करा रहे हैं, या फिर आप किसी PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति को क्वारंटाइन में रख रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति को आप प्रोफाइलैक्सिस करा रहे हैं, या फिर आप बाइक चलाने वाले लोगों को हेलमेट पहना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो कहलाती है आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का अर्थ इतना सा ही है कि आपके आसपास ऐसे रिस्क फैक्टर मौजूद हैं जो कि आपको हानि पहुंचा सकते हैं, तो आप उनसे बचाव करने को ही क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर रिस्क फैक्टर मौजूद है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम किसके बारे में, सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है, इन सिंपल से आपको याद रखना है कि अगर कोई भी आप कोई चेकअप करा रहे हैं, कोई भी डायग्नोसिस करा रहे हैं, कोई भी आप स्क्रीनिंग करा रहे हैं, तो वो सारे जो भी चीज़ें होगी वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आती है,
यानी कि आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं किससे बचाव के लिए, ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए। आप टेस्टिकुलर कैंसर से बचाव के लिए टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, या फिर आप सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए पेप स्मीयर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए स्पूटम स्पीयर एग्जामिनेशन करते हैं, या फिर आप MDT डॉट्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो ये जो भी प्रिवेंशन कहलाता है, ये कहलाता है आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो हमने 3 प्रिवेंशन के बारे में पढ़ लिया था, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन और अब हमने पढ़ लिया है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्शियरी प्रिवेंशन की, ठीक है। टर्शियरी प्रिवेंशन जो होता है सबसे आखिरी प्रिवेंशन कहलाता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो कि बीमारी से ग्रसित है और अब वो वापस से अपनी उस अवस्था में नहीं जा सकते, लेकिन हम ये प्रिवेंशन करने के साथ ही उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो लाइफ है, उसके सालों को बढ़ा सकते हैं। यानी कि उनको अगर वो 2 साल जी रहा था तो 4 साल या 5 साल वो उनको जी सकता है। या फिर अगर किसी व्यक्ति ने अपने अंगों को, यानी कि एनाटॉमिकल जो भी उनकी बॉडी का जो भी अंग है उनको खोया है, तो उसके साथ वह कैसे किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, कैसे जी सकता है, वो कहलाता है आपका टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है, डिसेबल कोई व्यक्ति है उसको डिसेबल लिमिटेशन कराना है, रिहेबिलिटेशन कराना है, और कोई जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसी बीमारी को लेकर उसके कॉम्प्लिकेशन को कैसे कम किया जाए, वो सब कहलाता है आपका टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर। तो हमने समझा प्राइमोडियल प्रिवेंशन के बारे में, प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में, सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में, और हमने पढ़ लिया है अब टर्शरी प्रिवेंशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जो भी सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं और पैलेटिव सर्जरी होती है वो सब किस में आती है, टर्शरी प्रिवेंशन में आती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि जो पहली वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स की वो किसके द्वारा बनाई गई थी, वो बनाई गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा 1996 में, सॉरी 1796 में। 1796 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन सबसे पहली वैक्सीन का निर्माण हुआ था। किसके द्वारा निर्माण किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा निर्माण किया गया था। कब किया गया था, 1796 में किया गया था। अब बात करते हैं BCG वैक्सीन के बारे में। BCG वैक्सीन जो होती है उसका पूरा नाम होता है बैसिलस कालमेट-क्यूरिन। और आपकी टाइफाइड ओरल वैक्सीन जो होती है, ये दोनों ही प्रकार की वैक्सीन जो होती है वो लाइव वैक्सीन कहलाती है। क्या कहलाती है, लाइव वैक्सीन कहलाती है। टाइफाइड ओरल वैक्सीन टाइफाइड से बचाव करती है और BCG वैक्सीन आपकी ट्यूबरक्लोसिस से बचाव करती है। अब बात करते हैं दोस्तों रोटा वायरस वैक्सीन की। रोटा वायरस वैक्सीन जो होती है, ठीक है, और ये रोटा वायरस से बचाव करती है। और दूसरी बात, रोटा वायरस चिकन पॉक्स और OPV या फिर सेबिन या फिर येलो फीवर, ये सभी और MMR जो सभी जो होती है लाइव वैक्सीन कहलाती है। लाइव वैक्सीन जो होती है वो एक प्रकार की ऐसी वैक्सीन जो होती है जिनमें आपका जो लाइव वायरस है उनको डाला जाता है। और ये जो वैक्सीन होती है, ये रोटा वायरस वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, OPV, येलो फीवर और MMR मीजल्स मम रूबेला वैक्सीन जो होती है, ये सभी प्रकार की वैक्सीन लाइव वैक्सीन कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइफाइड, कॉलेरा, प्लाग, पर्टूसिस जो वैक्सीन होती है, ये सब बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, यानी कि किल्ड वैक्सीन होती है। ऐसी वैक्सीन जिनके जो भी वायरस है उनको किल करके वैक्सीन में डाला जाता है, ठीक है, उनको कहा जाता है किल्ड वैक्सीन, जो कि है टाइफाइड वैक्सीन, कॉलेरा वैक्सीन, प्लाग वैक्सीन, पर्टूसिस वैक्सीन, सभी प्रकार की वैक्सीन जो कहलाती है आपकी बैक्टीरियल लाइव किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन कहलाती है। अब बात कर लेते हैं आपकी रेबीज, साल्क, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी जो होते हैं, ये भी क्या कहलाती है, किल्ड वायरल वैक्सीन कहलाती है। पहले हमने बात की थी बैक्टीरियल वैक्सीन की, अब बात करते हैं किल्ड वायरल वैक्सीन की, जो कि होती है रेबीज, साल्क, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। अब बात करते हैं टी सीरीज वैक्सीन, यानी कि ऐसी वैक्सीन जिनमें टिटनस टी जरूर आता है, जैसे कि DPT, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनस, DT, डिप्थीरिया टिटनस, और TT, टिटनस टॉक्सोइड, टाइफाइड, IPV, रोटावायरस वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, BCG वैक्सीन। ये सभी वैक्सीन जो होती है ये कितने तापमान में रखनी होती है, 2 से 8 डिग्री तापमान में आपको रखनी होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डीप फ्रीज वैक्सीन इज OPV, यानी कि डीप फ्रीज, यानी कि आपकी डीप फ्रीज वैक्सीन जो होती है वो कौन सी कहलाती है, आपकी OPV वैक्सीन और मीजल्स वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन और मीजल वैक्सीन जो होती है बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, इसलिए इनको डीप फ्रीजर में रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रीज ड्राइड वैक्सीन जो होती है वो कौन सी होती है, BCG वैक्सीन होती है, मीजल्स वैक्सीन होती है और येलो फीवर वैक्सीन होती है। तो दोस्तों आज हमने 25 की पॉइंट्स के बारे में बात की
फिर हम वापस से नए की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट वीडियो में ज़रूर करिएगा। और टेलीग्राम चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जल्दी जुड़ जाइए, वहाँ पर हमारी छोटी छोटी बड़ी से बड़ी खबर हम आपको देते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।